गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और हम अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को आज फिर से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है? ठीक है, कि जो हमारे समाज की आवश्यकता और किसी व्यक्ति की, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसा ज्ञान जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? केवल आध्यात्मिक ज्ञान, सैद्धांतिक या फिर व्यवहारिक, दोनों के प्रकार के ज्ञान, केवल तकनीकी कौशल, या केवल संस्कृति विरासत का ज्ञान? तो जब भी हम बात करते हैं कि शिक्षा जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, या शिक्षा और समाज जो दोनों के लिए उपयोगी हो, वो कैसी होती है? वो सिद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान जो है, मतलब सिद्धांत के आधार पर भी आपको बातों को सिखाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दे, जो समाज में आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने में सहयोग करता है। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों को देश प्रेम, अनुशासन, सह अस्तित्व और सद्भाव आदि गुणों की शिक्षा दी जाती है? तो जब भी हम बात करते हैं जीवन जीविका को उपार्जन की योग्यता, मतलब अपनी जॉब प्राप्त करना या अपने लिए कोई भी आजीविका का साधन उपलब्ध कराना, उसे जीविका उपार्जन की योग्यता कहते हैं। शारीरिक विकास विकास का उद्देश्य है अच्छे नागरिक का निर्माण और सांस्कृतिक विरासत। तो जब भी शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि वो बच्चों को देश प्रेम के बारे में, अनुशासन के बारे में, इन सब चीजों की जानकारी दे, तो वो उन्हें क्या बनाना चाहती है? अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना चाहती है। तो अच्छे नागरिक का निर्माण करना क्या है? इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का वह भाग या वह कार्य जो व्यक्ति को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल तथा उसका रूप परिवर्तन करने में सहायता करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, वातावरण और अनुकूलन, वातावरण का अनुकूलन और रूप परिवर्तन, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, या फिर अनुभवों का पुनर्गठन। तो शिक्षा का ऐसा कौन सा काम है जो व्यक्ति को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल जो है वो परिवर्तन करने का उन्हें अवसर देता है या उसमें सहायता करता है? तो वातावरण को अनुकूल बनाना और रूप परिवर्तन करने में सहायता देना क्या है? शिक्षा का एक कार्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों और गुणों को विकसित करना है। यह उद्देश्य किस चीज को दर्शाता है? अनुभवों के पुनर्गठन को, व्यक्ति का विकास, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत चरित्र का विकास, या फिर संस्कृति का विकास? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जब मनुष्य की समस्त शक्तियों और गुणों को विकसित करने की बात होती है, तो इसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का प्रत्येक विकास जो है, व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी विकास आते हैं उन सभी को ये क्या करता है? विकसित करता है। शिक्षा के द्वारा वर्तमान के अनुभवों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य जॉन डीवी के अनुसार किस मुख्य कार्य से संबंधित है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से, आदर्श संतुष्ट व्यक्ति का निर्माण करने से, अनुभवों का पुनर्गठन करने से, या फिर सामाजिक चेतना का विकास करने से? तो वर्तमान में अनुभवों को, मतलब अपने आप जो भी सीख रहे हैं उसके अंदर निरंतर बदलाव करते रहने को हम कहते हैं अनुभवों का पुनर्गठन। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? वर्तमान के अनुभवों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य जॉन डीवी के अनुसार किस कार्य से संबंधित है? पुनर्संगठित करना, पुनर्संगठन करना, विकास, सामाजिक चेतना लेकर आना। तो अनुभवों में जब भी हम पुनर्गठित करते हैं तो हमारे अंदर सामाजिक चेतना लेकर आता है। ठीक है, कि नई नई चीजें जो भी आप सीख रहे हैं समाज में, वो क्या रखती हैं? आपको अप टू डेट रखती हैं। स्कूल के प्रशासन का मुख्य तत्व कौन सा तत्व है? यह सुनिश्चित करना विभिन्न कार्य किन विधियों और प्रणालियों और तकनीकों के द्वारा संपर्क में किए जाते हैं। स्कूल प्रशासन के मुख्य तत्व
में ऐसा कौन सा तत्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग जो विधियां हैं, प्रणालियां हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे संगठन है, स्टाफ है, योजना है या नियंत्रण है। तो योजना क्या करती है, हमें ये बताती है कि हमें अलग अलग तरह की क्या करनी चाहिए, प्रणालियां लेकर आनी चाहिए। अलग अलग टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी स्कूल प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं। स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत समन्वय का मुख्य कार्य क्या है? केवल कर्मचारियों के बीच सद्भाव स्थापित करना, विभिन्न साधनों और शक्तियों में तालमेल स्थापित करके कुशलतापूर्वक एक साथ कार्य करना, पूर्व में किए गए गलत कामों को सुधारना या फिर केवल नए स्टाफ की भर्ती करना। तो स्कूल मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट में एक संतुलन होना चाहिए, और इस संतुलन से क्या होता है, विभिन्न साधनों और जो भी हमारे पास क्या है भाई, जिस भी व्यक्ति के पास जो भी पावर है उसका सही से इस्तेमाल कर कर एक कुशलता पूर्वक जो है हर एक चीज में संतुलन लेकर आने को हम स्कूल प्रबंधन में संतुलन का नाम देते हैं। फिर बजट के संबंध में कौन सा कथन स्कूल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? केवल आय और व्यय का विवरण विवरण देना, केवल धन की आवश्यकता को पूरा करना, भविष्य के अपव्ययों को रोकना और आवश्यक सुविधाओं हेतु धन जुटाने का प्रयास करना, या केवल सरकारी ग्रांट का रिकॉर्ड रखना। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट का काम क्या होता है कि वह भविष्य में होने वाले ऐसे खर्चों पर रोक लगाए जो आवश्यक नहीं है, और जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करें, व्यवस्थाएं करें। ठीक है, वो उसके लिए जो है धन उपयुक्त मात्रा में उनके पास हो, ऐसे करके धन को संग्रहित करें ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। फिर दिशा या डायरेक्शन का सारभूत कार्य क्या है? केवल निरीक्षण करना, स्कूल के कार्यों का संचालन में मार्गदर्शन करना या गलतियों को सुधारना, स्टाफ की आवश्यकताओं का निर्धारण करना या फिर रिकॉर्ड और रिपोर्ट को तैयार करना। तो डायरेक्शन का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, और मार्गदर्शन हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने कार्य को बेहतर चला सकें, और किसी कार्य में अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती या कमी है तो उसको दूर कर सकें, उसके लिए हम गाइडेंस या डायरेक्शन निर्देशन देते हैं। स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया में संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? स्टाफ की भर्ती, योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, मानवीय और भौतिक सामग्री को उचित रूप से समन्वित करना और संगठित करना, या फिर कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन करना। तो स्कूल प्रबंधन में जब भी हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि वो मानवीय और भौतिक सामग्री को उचित प्रकार से दोनों में एक संतुलन लेकर आ सके, और दोनों के सही उपयोग के बारे में जो है वो हमें अवगत कराता है। पियाजे के मत के अनुसार उनके विचारों पर किस विषय का प्रभाव देखने को मिलता है? समाज शास्त्र और भाषा विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान या मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र और इतिहास का, अर्थशास्त्र और राजनीति। तो जब भी हम जीन प्याजे की बात करते हैं तो हर व्यक्ति किसी न किसी के विचारों से क्या होता है, प्रभावित होता है, और उस आधार पर वो किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है। इसी प्रकार जब जीन प्याजे की बात हम करते हैं तो वो प्राकृतिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की विचारधारा से क्या थे, अत्यधिक प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने विकास के क्षेत्र में इतने सारे जो है कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में इतना सारा कार्य किया, बच्चों के विकास की जो स्टेजेस उन्होंने बताई हैं वो हमारे लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। रॉबर्ट रिवर्सन सीयर्स ने अधिगम के सिद्धांत में बालक के किस पक्ष पर सबसे अधिक बल दिया है? उसकी जन्मजात रुचियों के लिए, उसकी अधिगम आवश्यकताएं, और जो कृति को सिखाने के लिए क्या करती हूँ, प्रेरित करती हूँ, केवल शारीरिक विकास पर या फिर उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम रॉबर्ट रिवर्सन सीयर्स के में अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं तो बालक के सबसे ज्यादा किस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, कि अधिगम मतलब उसके सीखने की आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, कि सीखने के लिए उसे किस किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसकी सीखने की आवश्यकता की बात होती है यहाँ पर, और उसको सीखने के लिए कैसे
प्रेरित किया जाए, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अधिगम के सिद्धांत में यानी सीखने के सिद्धांत में क्या आवश्यक है कि हमें सीखने की आवश्यकताओं के बारे में और उसको कैसे प्रेरित किया जाए उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर प्याजे के विकास के सिद्धांतों का कौन सा नियम यह बताता है कि विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से जो है बढ़ता है। विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से दोनों तरह से क्या है, बढ़ती है। विकास सभी दिशाओं में माना जाता है। विकास सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर पाए जाते हैं। या विकास का जैविक सिद्धांत जो विकास की जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। या फिर बालक या प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर। तो जीन प्याजे जो ये मानते हैं कि सिद्धांत जो क्या है, एक नियम है, और विकास की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक आधार पर भी मानी जाती है और स्वाभाविक भी होती है। तो इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि विकास क्या है, एक तरह की जैविक प्रक्रिया है, मतलब हर जीव में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैविक का मतलब होता है जो जीवित प्राणी है। ठीक है, तो वो केवल मनुष्य की बात नहीं करते। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, आपको उन सब में क्या देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये विकास कैसा है, प्राकृतिक है, नेचुरल। ठीक है, और कैसा है, स्वाभाविक। कि जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे वो वृद्धि कर रहा है, उसका विकास जो है अवश्य होगा। ठीक है, सीयर्स के अनुसार बालक के सीखने के व्यवहार में किसके साथ परिवर्तन होता है, मौसम के साथ, उसके मित्रों के साथ, विकास के साथ, या फिर उसकी शैक्षिक योग्यता के साथ। तो जेवी सीयर्स ये मानते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, उसके विकास के साथ। जैसे जैसे उसका विकास होगा उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि बच्चा जब इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था में है तो उसका व्यवहार अलग होता है। ठीक है, जब वो बाल्यावस्था में है तो उसका व्यवहार अलग होता है। और ये चीजें ये दर्शाती हैं कि जैसे उसका विकास हो रहा है उसके व्यवहार में वो परिवर्तन लेकर आ रहा है। प्याजे के ने विकास के विभिन्न स्तरों के क्रम को कैसे दर्शाया है, तो उनके क्रम में सामाजिक, वैचारिक और शारीरिक क्रम, शारीरिक, सामाजिक, वैचारिक क्रम, वैचारिक, शारीरिक या सामाजिक क्रम, मानसिक, शारीरिक या फिर सामाजिक क्रम। तो सही जो क्रम है वो कौन सा माना जाता है, पहले शारीरिक विकास होता है, सामाजिक और फिर वैचारिक। ठीक है, जैसे जैसे शरीर विकसित होता है आप समाज में भाग लेने लगते हैं, समाज में भाग लेते हैं तो आपके विचार जो है वो विकसित होने लगते हैं। तो इस सही क्रम जो है वो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल लिखित जानकारी को एकत्रित करना, केवल शोधकर्ता के विचारों को व्यक्त करना, प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा विषय के बारे में संबंधित सूचना को प्राप्त करना, या केवल दूरभाष पर बातचीत करना। तो साक्षरता क्या कहलाती है कि साक्षात्कार क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि सामने बैठकर किसी व्यक्ति के क्या करना है, उससे जानकारी को लेना है। ठीक है, और वो जानकारी जो हमें किसी विशेष आधार पर या किसी विशेष घटना के बारे में चाहिए, वो जानकारी हमें चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बनती है, एक सूचना बनती है। ठीक है, और वो सूचना क्या कर रही है, हमारे साक्षात्कार के उद्देश्य को पूरा करती है। वह कौन सी स्थिति है जहां साक्षात्कार विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती और इसके बजाय केवल अवलोकन करना जो है उपयुक्त माना जाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार जानने हो, ठीक है, या फिर सामाजिक या पारिवारिक जीवन का अध्ययन करना हो, या जिस अध्ययनकर्ता किसी गुमनाम घटना के विषय में सूचना दे रहा हो। ठीक है, या फिर किसी विशेष कौशल का मूल्यांकन करना हो। ठीक है, तो जब हमें क्या चाहिए, जब हमें किसी के बारे में क्या करनी है, जानकारी, यानी कि आप मान लीजिए किसी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और अगर आपको उसके बारे में क्या चाहिए, जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है, अवलोकन करने से मिलती है। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से जानकारी चाहिए तो आप बेहतर होगा उस व्यक्ति से मिलकर जो है हर एक चीज को क्या करें, देखें, ठीक है, उसका निरीक्षण करें और उसके बाद जो है अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी ऐसी घटना की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता या कोई जानता है तो वो बताना नहीं चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि उसी स्थान पर आप जाएं, वहां पर हुई 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 जो घटना है उसका क्या करें, अवलोकन करें। तो उससे आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है घटना के बारे में। फिर साक्षात्कार विधि के द्वारा व्यक्तिगत और आंतरिक सूचना संकलित करने का क्या तात्पर्य है, केवल उसकी आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना, व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, भावनाओं, संवेगों और शारीरिक क्रियाओं का पता लगाना, या केवल उसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानना या उसके निवास स्थान का पता लगाना। तो साक्षात्कार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू का एक तरीका है। ठीक है, और इसको हम क्यों करते हैं, ताकि हम व्यक्ति के बारे में उसकी व्यक्तिगत, मतलब किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित जब भी आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं का, उसकी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उसकी शारीरिक गतिविधियां उसके व्यवहार के बारे में हमें बताती हैं, उसके विचारों के बारे में हमें बताती हैं, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेंजामिन डी पास के अनुसार साक्षात्कार और अन्य वैकल्पिक प्रविधियों का प्रयोग के स्थान पर किस प्रविधि पर अधिक जोर देना चाहिए, प्रश्नावली पर, केस स्टडी पर, अवलोकन पर, या फिर समाजमिति विधि पर। तो बेंजामिन डी ऐसा मानते हैं कि हमें अवलोकन विधि पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अवलोकन विधि क्या करती है, आपको अवसर देती है क्या करने का, स्वयं जानकारी को जानने का, ठीक है, अवलोकन करने का। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप स्वयं क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। एक तो आप सुनते हैं और उससे जो आप देखते हैं उन दोनों में बड़ा अंतर होता है, तो दोनों ही चीजें अलग है, तो ऑब्जर्व करना ज्यादा बेहतर है। तो जैसे कोई एक तो आपको ये बताए कि मान लीजिए किसी भी चीज की बात है कि कोई क्षेत्र है वो ऐसा होता है, ठीक है, मान लीजिए किस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी चाहिए और हम लोगों से पूछ रहे हैं जो वहां से होकर आए हैं, तो वो जानकारी जो है हमें क्या दे रहा है, एक बाहरी विवरण देता है, मतलब बाहर की क्या दे रहा है, वो हमें जानकारी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब आप स्वयं क्या करते हैं, उस क्षेत्र को जाकर देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने अनुभव लिखेंगे, अपने अनुभव की जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, जो ज्यादा कैसी होती है, सटीक होती है, ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है, और वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए अवलोकन जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर विधि है। कक्षाओं में वायु संचार यानी वेंटिलेशन के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, केवल शोरगुल को रोकना, केवल कमरों को हवादार बनाना, या ताजी हवा का संचरण जो शरीर और स्वस्थ मन को प्रसन्न करती है, या कमरे में अधिक ऑक्सीजन देना। तो किसी भी स्कूल में वेंटिलेशन होने का मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को ताजी हवा जो है वो उसका संचार देना चाहते हैं, उनके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उनके मस्तिष्क को सही प्रकार से कार्य करने के लिए क्या करना है, तैयार करना है, तो उसके उनके लिए हमें ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा के कमरों का आदर्श आकार क्या है जो छात्रों को आराम से बैठने और 40 विद्यार्थियों के लिए
20 x 30 x 15 फीट के मापन के उपरांत पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। ये कैसा कमरा होता है? अर्धवृत्ताकार, एल आकार का, वर्गाकार का या आयताकार का। ठीक है, तो मतलब क्लास में हमने पढ़ा था कि स्कूल जो है वो कैसा हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, अर्धवृत्त भी हो सकता है, एल आकार का भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा आदर्श कमरा है जिसमें कम से कम 40 बच्चे बैठ सके, उसकी लंबाई चौड़ाई हमें 20, 30 और 15 दे रखी है ऊंचाई, तो ये कौन से आकार की बात की जा रही है? ठीक है, तो ये कौन सा आकार है? ये वर्गाकार आकार की बात हो रही है। ठीक है, फर्नीचर को किस प्रकार सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता जो है वो उत्पन्न ना हो? तो केवल आकर्षण, रंगों का प्रयोग, सरल, मजबूत और छात्र को शारीरिक रूप की बनावट के अनुसार, केवल महंगी लकड़ी का प्रयोग, या फिर भारी और स्थित होना, मतलब एक जगह पे फिक्स हो। तो कैसे होने चाहिए फर्नीचर? हमेशा सरल, अच्छे, मजबूत और छात्रों की शारीरिक बनावट के अनुसार होना चाहिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल होकर उस पर बैठ सके, क्योंकि एक लंबा समय 6 से 8 घंटे का आपको स्कूल में व्यतीत करना होता है। तो उसके लिए जैसे उसकी बैक में पेन होना या बैठे बैठे उसके पैरों में दर्द होना, ऐसी समस्याओं का उसे सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये उसकी स्टडी से उसके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। एक अच्छे आदर्श स्थल, आइडियल लोकेशन के लिए स्कूल भवन का निर्माण किस प्रकार के वातावरण में स्थित होना चाहिए? तो शहर के केंद्र में, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, या स्वास्थ्य के आधार पर स्वास्थ्यप्रद और हर्ष हृदय आकर्षक वातावरण में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र के पास, या राजमार्ग के किनारे, यानी जो हाईवे होते हैं उनके किनारे। ठीक है, तो एक आदर्श, एक अच्छी लोकेशन कौन सी होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी हो, अच्छी हो, और आपके मन को यानी आपके हृदय को भी कैसी लगे, आकर्षक लगे। ऐसी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। तो वहां पर शोर नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ना हो, औद्योगिक क्षेत्र ना हो, ऐसी जगह जो है आपको चुननी चाहिए। प्रकाश यानी कि लाइट की उचित व्यवस्था के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? केवल केवल कमरों के खिलाड़ियों की संख्या, या कमरों में बैठने और प्रबंध, कमरों बैठने के प्रबंध, दीवारों के रंग चुनाव, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था पर, केवल छत की ऊंचाई पर, या केवल दिन में प्राकृतिक प्रकाश पर निर्भर रहना चाहिए? तो प्रकाश यानी लाइट के लिए हमारे पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? कमरों में बैठने के प्रबंधन के साथ साथ उसकी दीवारों का रंग भी होना चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, और वहां पर नेचुरल लाइट तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कृत्रिम प्रकाश की भी जो है वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अच्छी प्रकार की आप कह सकते हैं लाइट्स, जैसे सीएफएल है, ट्यूबलाइट जिसे आप फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, इनकी व्यवस्था जो है होनी चाहिए ताकि कभी मौसम खराब है या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था है तो वहां पर लाइट की जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 28, प्याजे के विकास की दिशा में विकास किस ओर अग्रसर होता है? पीछे से आगे की ओर, क्रमबद्ध रूप से आगे, केवल रुकावटों के साथ, या फिर अनियमित तरीके से? तो प्याजे के विकास की सिद्धांत के आधार पर विकास हमेशा कैसे होता है? विकास हमेशा क्रमबद्ध होता है और आगे की ओर होता है। ठीक है, ये कैसा है? हमेशा आप कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि पहले हेड, सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद टोज यानी पैरों का, सर से पांव तक चलती है। हमने पढ़ा था ये कैसा होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेषता की ओर जाता है। ठीक है, तो इसलिए कैसा होता है? क्रम, एक सीक्वेंस में हो रहा है, और सीक्वेंस के साथ साथ भी कैसा हो रहा है? एक व्यवस्थित रूप से हो रहा है। स्कूल प्रबंधन में रिकॉर्ड और रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? केवल प्रशासन की नौकरी को आसान बनाना, शिक्षण संस्थाओं को के कार्यों को निरंतर
रिकॉर्ड रखना या भविष्य को सुधारने के लिए आधार प्रदान करना, या केवल छात्रों को दंड देने के लिए, या फिर केवल कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए। तो जब भी हम रिकॉर्ड या स्कूल प्रबंधन की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनके कार्यों को क्या करना, एक तो उनके काम को रेगुलर बनाना, ठीक है, और उस आधार पर जो रिकॉर्ड है या फिर जो हमारी रिपोर्ट है, दोनों के आधार पर उचित और सही समय पर बदलाव लाना। ठीक है, तो किस बेस पर वो बदला जाए उसको हम क्या करते हैं, एक आधार देते हैं, एक बेस देते हैं कि इस आधार पर हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, फिर गांधी जी ने सांस्कृतिक विकास के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। संस्कृति का विकास केवल शिक्षित वर्ग के लिए होना चाहिए। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला होती है, या फिर संस्कृति केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित होती है, या संस्कृति का विकास कैसा है, असंभव है। तो संस्कृति के विकास की जब हम बात करते हैं तो संस्कृति का विकास मानव जीवन की क्या होती है, एक आधारशिला होती है। ठीक है, कि आपके जीवन को क्या देगी, एक बेस, एक आधार देती है। इसलिए संस्कृति का जो विकास है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का क्या महत्व है। व्यवहारिक ज्ञान तो केवल सैद्धांतिक जानकारी देने के लिए, छात्रों को जीवन और विभिन्न कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाने के लिए, केवल डिग्रियां प्राप्त करने की सहायता के लिए, या फिर केवल रटने की आदत डालने के लिए। तो जब भी हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में आपकी जो है विकास की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सारा जो व्यवहारिक ज्ञान आपने अनुभव से या अपने पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से प्राप्त किया है। वह स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं होता। मतलब स्कूल में कभी नहीं बताया जाता। तो इसको हम व्यवहारिक ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। शिक्षा के समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या देखने को मिलती है। शिक्षा के समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने में भाषीय विविधता, आर्थिक विषमता या व्यक्तिवादी विचारधारा, विभिन्न शिक्षण विधियां या शिक्षकों की कमी। तो जब भी हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं तो इस समानता में जो सबसे बड़ी बाधा हमें देखने को मिलती है वो होती है आर्थिक विषमता और व्यक्तिवादी विचारधारा। ठीक है, कि आर्थिक मतलब लोगों की आय के स्रोत जो है अलग अलग हैं, उनकी इनकम अलग अलग है, तो उस आधार पर आपने देखा है कि शिक्षा का स्तर भी उनका अलग अलग होता है, और उनके विचारों के आधार पर भी आपको देखने को मिलता है कि शिक्षा में समानता जो है वो नहीं आ पाती। कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो ऐसा होना चाहिए, अपने अपने विचार के आधार पर अब वो अपनी अपनी बातों को बताते हैं। तो इसलिए भी क्या होता है, शिक्षा का जो स्तर है वो समान न रहकर अलग देखने को मिलता है। शिक्षा का वह कौन सा उद्देश्य है जो छात्रों को जाति, धर्म और प्रांत भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ रहना सिखाता है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अच्छे नागरिकों का निर्माण, व्यावसायिक कुशलता या अनुभवों का पुनर्गठन करना। तो शिक्षा का ये उद्देश्य जिसमें हम जाति, प्रांत या धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ रहने की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम उसके मन में
समानता का व्यवहार लाना चाहते हैं, या फिर हम उसे पक्षपात या भेदभाव से दूर करना चाहते हैं, ताकि वो सभी के लिए समान भाव रखे। तो ऐसे विचार को हम एक अच्छे नागरिक की श्रेणी का विचार मानते हैं। फिर नियंत्रण यानी कंट्रोल की प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल दंड, केवल बजट की निगरानी, परीक्षणों के निरीक्षण और मूल्यांकन करना, या फिर स्टाफ की भर्ती करना। तो नियंत्रण यानी कंट्रोल में किसी भी कार्य के परीक्षण परिणाम का दोबारा से जांच करना और उसका मूल्यांकन करना। तो इससे हम क्या कर पाते हैं? अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी चीज का मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसका जांच जो है पहले करें, उसके बाद उसको मूल्यांकित करें। पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार विकास में बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर पाया जाता है? विकास एक समान गति से आगे बढ़ता है, विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर किए जाते हैं, या विकास विभिन्न मानसिक स्तरों पर पाया जाता है, या फिर विकास केवल प्राकृतिक है? तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार आपने देखा है कि विकास में बच्चा और प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर है। क्यों? क्योंकि विकास विभिन्न मानसिक स्तरों पर क्या होता है? पाया जाता है। तो जब आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी बालक की, तो उसका मानसिक विकास अभी हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं चल रहा है। जबकि हम जब बात करते हैं किसकी? प्रौढ़ अवस्था की, तो उसमें जो व्यवहार है वह क्या है? अनुभव पर आधारित हो सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं वो क्या है? पूर्ण विकसित है। तो उस आधार पर आपको उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अरस्तू के अनुसार शारीरिक विकास का क्या महत्व है? यह केवल खेलकूद के लिए आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मस्तिष्क का विकास असंभव है। यह सामाजिक स्थिति को सुधारता है, या फिर यह केवल लंबी आयु की आवश्यकता के लिए है? तो अरस्तू जब शारीरिक विकास के महत्व को बताते हैं तो ये कहते हैं कि शारीरिक, जो शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा? निवास होगा। ठीक है, तो यानी आपकी बॉडी अगर क्या है? हेल्दी है, तो एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड जो है वो डेवलप होता है। तो इसलिए अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि मानसिक विकास भी जो है वो अच्छे प्रकार से हो। स्कूल प्रबंधन में स्टाफ के उचित प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? केवल योग्य व्यक्तियों को नौकरी देना, कार्य क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना और उत्तम स्टाफ का चयन करना, या केवल वेतन देना, या स्टाफ को अधिक काम देना? तो किसी भी स्कूल में प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट होती है वो स्टाफ का उचित प्रबंध क्यों करती है? ताकि उनको उनकी कार्य क्षमता के अनुसार क्या किया जाए? कार्य का विभाजन किया जाए। ठीक है, तो विभाजन, ठीक है, कार्य का विभाजन क्यों जरूरी है? सभी को समान अवसर देने के लिए। ठीक है, उनके कार्य के बोझ को कम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं उनकी रुचि, या फिर उनकी योग्यता, या फिर अनुभव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? कार्य का विभाजन कर सकते हैं। तो इससे सबको समान अवसर मिलते हैं, सबको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। ठीक है, और किसी पर जो है वो कार्य का बोझ भी नहीं पड़ता है। नैतिक चरित्र के विकास के संबंध में हर्बर्ट ने किस पर जोर दिया है? केवल धार्मिक शिक्षा पर,
धर्म की शिक्षा को नैतिक और सदाचार से जोड़ने पर, केवल दंड और पुरस्कार पर, या केवल सिद्धांत के ज्ञान पर। तो जब हम हर्बर्ट की बात करते हैं और वो नैतिक विकास के बारे में हमें बताते हैं, तो हर्बर्ट ये मानते हैं कि धर्म की शिक्षा को नैतिकता और सदाचार से हमें क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब भी आप किसकी बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा की, तो धार्मिक शिक्षा में आपको नैतिक शिक्षा और जो शिष्टाचार है उसको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बेहतर चरित्र का निर्माण जो है हम किसी व्यक्ति का कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना क्यों आवश्यक है? ताकि वह केवल नौकरी कर सके, ताकि वह अपने जीवन को सुख दुख और भार स्वयं उठा सके और समाज का हित भी कर सके, ताकि वह केवल धन कमा सके या फिर दूसरों पर निर्भर रह सके। तो शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं जो है दूर कर सकते हैं। ठीक है, समाज के हित के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति जो है वो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो आपका समाज भी जो है वो क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, चरित्र का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता करना, या फिर शारीरिक विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य जो चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक समस्याओं को जो है दूर करता है, उसे हम चरित्र का विकास कहते हैं। कि शिक्षा या एजुकेशन में ऐसी चीजों को लेकर आना जो बच्चे के चरित्र और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्कूल प्रबंधन यानी स्कूल के लिए कोई भी योजना या प्लानिंग का कार्य कहाँ से शुरू होता है? स्टाफ की भर्ती से, बजट बनाने से, उद्देश्य निर्धारित करने और उन्हें पूर्ण करने की रूपरेखा से, या नियंत्रण करने से। तो जब भी किसी चीज की प्लानिंग होती है, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक उद्देश्य बनाते हैं। उद्देश्य के आधार पर भी हम योजनाएं बनाते हैं, ताकि उन योजनाओं के आधार पर हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं और सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत देश प्रेम, अनुशासन, सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को विकसित किया जाता है, भले ही छात्र विभिन्न धर्मों और प्रांतों के हों? तो समानता की प्राप्ति, शारीरिक विकास, अच्छे नागरिक का निर्माण, या फिर आत्मनिर्भरता। तो किसी भी शिक्षा में जब हम बात करते हैं देश प्रेम, अनुशासन या फिर अस्तित्व की, तो वो अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए क्या करता है, कार्य करता है, जिसमें हम उन सभी को एक समान वातावरण देते हैं, उनके मूल्यों के बारे में उनको अवगत कराते हैं, धर्म के और प्रांत के आधार पर जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी देश या समाज में कोई प्रगति नहीं कर पाता है, तो विवेकानंद के अनुसार उसकी शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा माना जाएगा? आदर्श शिक्षा, व्यर्थ शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, या फिर सफल शिक्षा? तो ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन में कोई बदलाव ना लाए, आपके जीवन या समाज के लिए कोई उपयोग जो है उसका ना हो, ऐसी शिक्षा को हम व्यर्थ शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य प्राचीन काल से ही किस स्थान की शिक्षा पर आधारित है? तक्षशिला, काशी, यूनान के नगर, या नालंदा? तो शारीरिक विकास की जो शिक्षा है वो यूनान नगर की प्राचीन शिक्षा से जो है वो प्रभावित है, क्योंकि उस वक्त शारीरिक विकास इसलिए भी जरूरी होता था क्योंकि आपको अपनी जो है योग्यता, अपनी जो है जीवन शैली है उसको प्रोटेक्ट करने का भी आपके पास क्या होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए शारीरिक विकास उस समय में ज्यादा महत्वपूर्ण रखता था। साक्षरता प्रविधि के द्वारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन करने का क्या तात्पर्य है? अंकों की जानकारी को एकत्रित करना,
लोगों के विचार, भावनाओं और सामाजिक तथ्यों को जानना, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना, या फिर सांख्यिकी डाटा जो है उसको एकत्रित करना। तो जब भी हम साक्षात्कार की प्रवृत्ति का बात करते हैं तो उसमें जो आपको गुणात्मक तथ्य मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो अच्छी हो, ठीक है। तो वो लोगों के विचार, भावनाओं और सामाजिक तथ्यों को जानने में क्या करती है, आपकी सहायता करती है। फिर कक्षा के कमरों की न्यूनतम माप जो है वो कैसी हो, जिसमें बच्चे आराम से बैठ सके और 40 विद्यार्थी जो है वो पर्याप्त हो। 10 × 10 × 10 फीट होना चाहिए, 20 × 15 फीट होना चाहिए, 40 × 40 × 20 फीट होना चाहिए, या फिर 15 × 20 × 10 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता रखी है। और सबसे सही जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 20 × 30 × 15, ठीक है, कि 20 जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए, 30 उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होनी चाहिए, और 15 जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। तो वो कमरा जो है 40 बच्चों के बैठने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। शिक्षा के वातावरण का रूप परिवर्तन करने का कार्य क्या सुनिश्चित करता है? केवल छात्र ही वातावरण से सीखें, या छात्र वातावरण को पर्याप्त सेवा दे सके और वो सुधार ला सके, या फिर केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करें, या केवल सामाजिक वातावरण को समझें। तो जब भी हम बात करते हैं शिक्षा के वातावरण के रूप में परिवर्तन की, तो वो छात्र को वातावरण को क्या देते हैं, पर्याप्त सेवा देते हैं, ठीक है, मतलब पर्याप्त समय देते हैं जिससे उनमें सुधार आ पाता है। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान क्या है? केवल पुस्तकों में निहित जानकारी यानी जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं केवल वो जानना, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, केवल जन्मजात गुणों, या फिर केवल शिक्षकों के द्वारा दिया गया उपदेश। तो सही ज्ञान क्या है? अनुभव के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान जो हमें सही प्रकार की जानकारी देता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पियाजे के विकास के सिद्धांत का कौन सा नियम ये बताता है कि प्रत्येक प्रकार में के परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशव अवस्था के व्यवहार में है? यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति के मैच्योरिटी के व्यवहार को देखते हैं, उसका जो आधार है वो शिशु अवस्था के व्यवहार में देखने को मिलता है। तो विकास एक समान दिशा में होता है, या विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तर पर जो है वो पाए जाते हैं, या विकास का मूल शैशव अवस्था में निहित है, या विकास जो है निरंतर होता है। तो विकास का मूल कारण क्या है? हमारी शिशु अवस्था में निहित होता है। तो आपने देखा है बहुत बार बच्चे जो है कम एज में, कुछ लोग कम एज में क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है काफी एज या काफी आयु होने के बाद भी उनमें उतनी समझदारी या उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं आ पाता है। तो ये किस पर, ये उनकी शैशव अवस्था पर निर्भर करता है कि जैसे उनकी केयर कैसी हुई है, उनको किस प्रकार की चीजें या फिर किस प्रकार का वातावरण उनको दिया गया है, ये वातावरण उनके अंदर बदलाव लेकर आता है, उनके व्यवहार को जो है बदलता है। स्कूल प्रबंधन में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? केवल यह जानना कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, या फिर यह जानना कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ हुई और असफलता के कारण को पता लगाना, केवल अगले वर्ष की योजना बनाना, या केवल शिक्षकों के प्रदर्शन की जांच करना। तो किसी भी स्कूल प्रबंधन में मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक कर पाए हैं, उसमें असफल होने के कारण क्या है उनका पता लगा सकें, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। हेनरी डब्ल्यू मेयर के अनुसार विकासात्मक प्रवृत्तियां क्या होती हैं? केवल शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति की क्षमता का वर्णन करती हैं, केवल मानसिक परिवर्तन, या फिर सीखने की आदत। तो हेनरी BW के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का वर्णन करना विकासात्मक प्रवृत्तियों की का काम होता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है? केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर, सामाजिक संस्थाओं की प्रगति और सुधार पर, केवल आर्थिक विकास पर, या केवल दार्शनिक ज्ञान पर? तो किसी भी
शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो समाज की संस्थाओं की प्रगति और सुधार पर निर्भर करता है। डीवी के अनुसार यानी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? केवल डिग्री को प्राप्त करना, प्रत्येक प्रकार का ज्ञान और अनुभवों के द्वारा अपने आप को समृद्ध बनाना, केवल अनुशासन सीखना या केवल सिद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करना। तो जॉन डीवी ये कहते हैं कि हमें प्रत्येक चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और अनुभव के आधार पर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। शिक्षा का कौन सा उद्देश्य मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति से संबंधित है? आवश्यकताओं की पूर्ति, चरित्र का विकास, अच्छे नागरिक का निर्माण या सांस्कृतिक विरासत। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है, जिसमें हम बात करते हैं कि शिक्षा जो है वो आपकी बेसिक नीड को पूरी करने वाली होनी चाहिए। अगर आप अपनी बेसिक नीड जो पूरी है वो नहीं कर पा रहे तो ऐसी शिक्षा भी किसी व्यक्ति के लिए कैसी होती है, व्यर्थ होती है। स्कूल प्रबंधन का क्या अर्थ है? केवल स्कूल के भवन का निर्माण, किसी शैक्षिक संस्था या प्रबंधन को सुनिश्चित रूप से संगठित करने की क्रिया, केवल शिक्षकों को निर्देशन देना या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो स्कूल प्रबंधन का अर्थ क्या है? किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रबंधन को सुनिश्चित करना और उसे संगठित करना स्कूल प्रबंधन कहलाता है। पियाजे के अनुसार समग्र व्यवहार शुद्ध सामान्य से आरंभ होता है। यह विकास के किस पक्ष से संबंधित है या जुड़ा हुआ है? विकास की दिशा से, विकास की प्रक्रिया से, विकास के क्रम से या फिर विकास के मानसिक स्तर से? तो समग्र विकास यानी पूरे व्यवहार में परिवर्तन की बात हो रही है और सामान्य से प्रारंभ होता है। ये इसे हम क्या कहते हैं? विकास का क्रम कहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। शिक्षा का व्यावसायिक कुशलता का उद्देश्य विशेष रूप से किस देश की तेजी से, किस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत के लिए आवश्यक है? कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक और शिल्पी निर्माण के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या फिर सैन्य शक्तियों के क्षेत्र में? तो भारत व्यावसायिक कुशलता के उद्देश्य में जो अपनी चीजों को या पूरा करना चाहता है या फिर प्रगति लेकर आना चाहता है तो उसे अपने औद्योगिक क्षेत्र और शिल्पी निर्माण, मतलब जो चीजें हमारे देश में हाथ से बनाई जाती हैं उस पर जो है वो तेजी से अगर प्रगति करेगा तो आपको व्यावसायिक कुशलता जो है वो प्रदान हो सकती है। फिर साक्षात्कार विधि में अवलोकन का प्रयोग कब किया जाता है? केवल इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव और अवलोकन के संकेतों को जानने के लिए, केवल इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद? तो साक्षात्कार में जब भी अवलोकन की बात होती है तो हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, उसके द्वारा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको हम एक्सप्रेशन को नोट करते हैं ताकि हमें उसके बारे में सही जानकारी मिल सके। फिर स्कूल में टॉयलेट्स में प्रकाश और वायु की व्यवस्था का क्या महत्व है? केवल कर्मचारियों की सफाई की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, केवल सुंदरता के लिए या फिर छात्रों को देर तक आराम मिले इसलिए? तो सही लाइटनिंग और प्रॉपर अरेंजमेंट क्या करती हैं? बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता के लिए आवश्यक होती हैं। नैतिक चरित्र के विकास में उद्देश्य के अंतर्गत आज समाज में किस पर काबू पाना चाहिए? झूठ, धोखा, घृण और रिश्वत पर, भौतिक सफलता पर, केवल आर्थिक समस्याओं पर या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर? तो जब भी हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो नैतिक विकास में व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है और आप अपने आप को झूठ बोलने से, दूसरों को धोखा देने से, दूसरों से ईर्ष्या करने से बचें और किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी चीजों से जब आप दूर रहते हैं तो ये नैतिक चरित्र के विकास को दर्शाता